पाकिस्तान ने हार मान ली अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार फंस गई है, संसद में बहस होगा। और कहां है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। न सोशल मीडिया पर उनके बारे में कुछ लिखा जा रहा है। क्या उन्हें नजरबंद करके रखा गया है? क्या उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया जा रहा है? पहले खबरें चली थी कि उनका घर सील कर दिया गया, दफ्तर खाली करवा दिया गया, आनन फानन में नोटिस दिया गया। क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेगी? और संसद में लगातार वोटर लिस्ट पर मुद्दा ठाना हुआ है। मैं बिहार में लगातार घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा 1 अगस्त आने दीजिए, बवाल कट जाएगा। जिन लोगों का नाम कटेगा वोटर लिस्ट से, वो बस वेट एंड वॉच कर रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग बिहार में बच नहीं पाएगा। लोग मौका दे रहे हैं कि ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। जब नई वोटर लिस्ट आएगी 1 अगस्त के बाद, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी चिंता हमेशा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लिए है और इनके नेताओं के लिए भी है, जो बीजेपी में है या किसी भी पार्टी में है। आप सोचिए, किसान समाज, जाट समाज से आने वाले धनखड़ को किस तरह से तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया और फिर पेट और पीठ दोनों पर लात मारा गया। जब राजस्थान जीत, पहले तो धनखड़ साहब को गवर्नर बनाया गया, बंगाल भेजा गया। बंगाल में वो कभी गवर्नर नहीं बने, बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए थे, ये बात सच है। उसके बाद क्या हुआ? इसका इनाम मिला, उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होना था। धनखड़ साहब राजस्थान से थे, जाट समाज से थे। हरियाणा में चुनाव होना था। जाट समाज पहले ही नाराज था किसान आंदोलन की वजह से, चाहे वो सिख जाट हो या जाट हो। लेकिन धनखड़ साहब को सत्यपाल मलिक की जगह इस्तेमाल किया गया। पहले सत्यपाल मलिक साहब को, जो जाट समाज से एकदम तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया और उनको बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद सोचिए, धनखड़ साहब का ठीक वही हुआ है, तो उपराष्ट्रपति बन गए थे। आनन फानन में इस्तीफा लिया गया। एक बार उपराष्ट्रपति का अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। आप समझते हैं क्या है इसके मायने? ये मैसेज है उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं के लिए जो बीजेपी में काम करते हैं या गठबंधन में है, कि आपकी यही औकात है। अभी आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। यूपी में हम राम राज्य देख रहे हैं, 26,000 स्कूल बंद हुए हैं, दलित पिछड़ों के स्कूल बंद हो रहे हैं जिन इलाकों में। 69,000 शिक्षक भर्ती हमने देखा है। लेकिन वो तो अखिलेश यादव, मायावती जो वहां है, बहुजन आंदोलन है। तो जो दलित पिछड़े नेता आपस में फूट पड़े हैं, जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि आपने लंबे समय तक कांग्रेस से लड़ाई की, अब कांग्रेस सामाजिक न्याय के लाइन पर है। अभी बीजेपी, असली आरएसएस जो है, अब आरएसएस को बीजेपी को आरएसएस चला रहा है। पहले आरएसएस को कांग्रेस चलाता था, लेकिन अब वहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, अनिल जयहिंद और राजपाल गौतम जैसे नेता हैं। सोनिया गांधी विदेशी हैं, उनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं, वो इटली की हैं, इसलिए वो मानवता प्रेमी है। उन्होंने जब सत्ता में थी तो उन्होंने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा जैसे कानून बनवाए, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून बनवाए, जो अपने ही सरकार के लिए विनाशक था। खुद सिख समाज से आने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए शानदार काम किया। ओबीसी को रिजर्वेशन यूपीए 1 में मिला, जब लालू यादव, रामविलास पासवान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे दलित पिछड़े जो हैं वहां नेता थे। ये बात सच्चाई है, ये सामने हुई। यूपीए 2 में वर्चस्व आ गया ब्राह्मण समाज का, जब ओबीसी ने जमकर वोट दिया, क्योंकि अर्जुन सिंह ने आरक्षण दिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी को। उसके बाद सोचिए किस तरह से खेल बदला और चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। कपिल सिब्बल पार्टी से बाहर, चिदम्बरम हाशिए पर हैं अब, और प्रणब मुखर्जी का पूरा परिवार अब बीजेपी के साथ है। लेकिन सोचिए, अब राहुल गांधी की पूरी नैरेटिंग, प्रियंका गांधी की पूरी नैरेटिंग सोनिया गांधी ने की है। वो जातिवाद से दूर हैं, मानवतावादी हैं। और अब राहुल गांधी जब से अनिल जैन जी के साथ हैं, वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, बहुजन आइडियोलॉजी को समझ चुके हैं, और इसीलिए अनिल जैन जी को ओबीसी मोर्चा बनाया गया, राजपाल गौतम को ओबीसी मोर्चा का एससी डिपार्टमेंट का चेयर बनाया गया। प्रियंका गांधी भी जातिवाद से दूर है, क्योंकि उनकी नैरेटिंग उनकी माँ ने की है।
यही बात लागू होता है चिराग पासवान जी पर। रामविलास जी बहुजन समाज के बड़े नेता थे, लेकिन चिराग जी की पूरी नर्सिंग उनकी माता जी ने की है, जो कि ब्राह्मण समाज से हैं। तो नर्सिंग का बड़ा फर्क पड़ता है, ये समझ लीजिए। तो कांग्रेस इसीलिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लाइन पर आगे बढ़ रही है। लेकिन सोचिए, खुशी इस बात की है कि बीजेपी की वजह से अखिलेश यादव हों, बीएसपी तो सामाजिक न्याय की पार्टी है ही, लेकिन बगैर गठबंधन अब जीत नहीं सकते आप चुनाव। लेकिन समाजवादी पार्टी अब पीडीए के नाम पर गठबंधन कर रही है। इस बार उनको 37 सीटें आई है। अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव भी खेल को समझ चुके हैं। लेकिन आरएसएस लगातार दोनों फार्मूला अपना रहा है। दलित पिछड़ों को उनकी औकात में रखो और उनको आपस में लड़ाओ। जैसे अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य से लड़ाया गया, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब को मुलायम सिंह यादव से लड़ाया गया था, बिहार में सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव से लड़ाया जा रहा है। तो बहुजन समाज के जो भी नेता बीजेपी के साथ है वो सावधान हो जाए, क्योंकि बीजेपी को आरएसएस चला रही है। और आरएसएस जब धनखड़ का सगा नहीं है, नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रही है, जबकि वो खुद संघी माइंडसेट के हैं। उनकी पूरी नर्सिंग आरएसएस में हुई है, उनसे सामाजिक न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहां उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, सारा नौकरी खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, एडहॉक में भी लोग नहीं जा रहे हैं, आरएसएस कुंडली मार के बैठा है। कहां कहा था कि पेपर चेक होगा मुसलमानों का, 1 करोड़ बिहार में एससी एसटी ओबीसी के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। कहां कहा था मदरसा बंद होगा, 90,000 एससी एसटी ओबीसी हिंदू के स्कूल बंद हो रहे हैं। तो इनकी बातों पर मत जाइए। जो हालत धनखड़ साहब का हुआ है वही तमाम दलित पिछड़े का नेता का होगा जिस दिन उनके वोटर लिस्ट से उनके समर्थकों के नाम कट गए। न अनुप्रिया बचेंगी, न चिराग बचेंगे। नीतीश जी की क्या हालत है आप देख लिए उनके साथ जाने से। नीतीश आज कहीं नहीं है, उनका पूरा 15 साल का किया धरा काम मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। करप्शन बढ़ रहा है, लूट बढ़ रहा है, गुंडाराज बढ़ रहा है। नवीन पटनायक की उड़ीसा में क्या हालत हुई, खत्म हो गए। जगनमोहन रेड्डी की हालत हुई आंध्र प्रदेश में, खत्म हो गए। प्रकाश सिंह बादल की क्या हालत हुई, खत्म हो गए। शिंदे की महाराष्ट्र में क्या हालत हो गई, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो नीतीश कुमार के साथ भी यही होने वाला है। तो बीजेपी और आरएसएस किसी दलित पिछड़े का सगा नहीं है, उसका एजेंडा है जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को स्थापित करना। और इसलिए आरएसएस का अब तक सारे प्रमुख जो है वो ब्राह्मण होते रहे हैं, और उसमें भी 85 साल तक महाराष्ट्र के कोंकण ब्राह्मण, यूपी बिहार मध्य प्रदेश के। तो उसका एजेंडा है और वो बार बार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, जिसमें स्कूल बंद होगा, एससी एसटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपको सिर्फ मजदूर, लाचार और बेबस बनाया जाएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, यही है उनका एजेंडा। दूसरी बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर चिदम्बरम ने कहा है, लेख लिखा है कि कैसे क्या एनआईए ने जांच कर ली कि सारे पाकिस्तान से आए थे, तो पकड़े क्यों नहीं गए। सोचिए, जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उनकी अब तक गिरफ्तारी तक नहीं, उनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। और ऑपरेशन सिंदूर में पीओके पर कब्जा हो सकता था। हमारी सेना ने जबरदस्त ताकत दिखाई थी, और यह सच है कि हमारी सेना पाकिस्तान से लाखों गुना मजबूत है। इस बार पीओके पर कब्जा हो जाता तो क्यों किया आपने समझौता। ट्रंप 24 बार कह चुका है 3 महीने में कि हमने समझौता करवाया। तो क्या भारत की विदेश नीति में ट्रंप का दखल है, यह भी अब संसद में साफ होगा। बड़ी बहस की तैयारी चल रही है। आप सोचिए, ये मौका जो है वो बड़ा मौका है, आपको किसी कीमत पर बताना पड़ेगा। पहलगाम हो या पुलवामा हो, ये सब आतंकवादी हमले हुए, इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई। मुंबई हमला हुआ था तो सवाल पूछे गए थे। तो अब बीजेपी की पकड़ ढीली हो रही है। अब बीजेपी 240 वाली पार्टी है, और संसद में लगातार विपक्षी नेता अब कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और धीरे धीरे वो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है, सीएजी कह रहा है। अभी भी बीजेपी के साथ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक छोड़ चुके हैं। अभी भी बीजेपी के साथ सिर्फ और सिर्फ मीडिया बना हुआ है। और जब तक बहुजन समाज के नेताओं को ये बात समझ में आएगी, धनखड़ वाले उनकी हालत हो जाए। सोचिए धनखड़ कहाँ है। तो बीजेपी के साथ मीडिया बना हुआ है। चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। एसआईआर 1 अगस्त आने दीजिए, बहुत बड़ा खुलासा होगा किनका नाम कट रहा है, किनका नाम जुड़ रहा है। और 1 महीने का समय होगा। बिहार में तमाम विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। जैसी वोटर लिस्ट जारी होगा, वो गांव गांव जाकर वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाएंगे। तो बिहार में महाराष्ट्र वाला चुप्पी नहीं चल पाएगा। महाराष्ट्र में वोटर बढ़ा दिए, मध्य प्रदेश में बढ़ा दिए, हरियाणा में बढ़ा दिए, दिल्ली में बढ़ा दिए। बिहार के लोग बहुत राजनीतिक रूप से सचेत है, और इतना हल्ला हो गया है कि हर आदमी 1 अगस्त के बाद पहला काम करेगा कि अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेगा, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो। और उसके बाद बाढ़ आएगी नाम ठीक करवाने की, अपना नाम इनरोल करवाने की।
और वो कैसे चुनाव आयोग 1 महीने में झेल पाएगा, जुलाई खत्म होगा, 1 अगस्त का महीना रहेगा, वो बड़ा देखने वाला सवाल होगा। और हम लोग इसीलिए वेट कर रहे हैं कि अभी हम इनको बेईमान नहीं कहेंगे, अभी इनको करप्ट नहीं कहेंगे। आप लिस्ट जारी कीजिए, गांव गांव में लोग जाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, जिनका नाम कटेगा वो सब सामने आएंगे। तो चुनाव आयोग SIR पर फंस गई है, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को जवाब देना है। और सबसे बड़ा बात है, धनखड़ साहब के मामले में बीजेपी बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, नए उपराष्ट्रपति कोई उसी तरह के लोग होंगे जो RSS और बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाए। तो क्या ये सरकार RSS की सरकार है, मोदी की भी सरकार नहीं है? क्योंकि मोहन भागवत कह रहे हैं कि उनको हटना चाहिए। तो क्या अब मोहन भागवत RSS, OBC मोदी के बदले, तेली समाज के मोदी के बदले कोई सवर्ण योगी आदित्यनाथ, गडकरी, फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।